अगर हम GS3 का पेपर लिख रहे हैं या GS2 का लिख रहे हैं तो डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल को आप निश्चित रूप से अगर यूज़ करोगे, इस प्रकार के फॉर्मूला का आप यूज़ करोगे, इस प्रकार के डायग्राम को आप यूज़ करोगे, हिंदी मीडियम में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि क्वालिटी कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मेंस बूस्टर सीरीज का उपयोग करके और QEP कंटेंट का उपयोग करके अपने नोट्स को और हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए डेटा हो सकता है, फैक्ट हो सकता है या फॉर्मूला हो सकता है, उसका जिक्र आपको QEP बुकलेट में मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये बुकलेट एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है जो आपको 450 प्लस तक लेके जा सकता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम अशोक सोनी है। मैं 2024 बेस से IRS हूँ। इससे पिछले सेशन में हमने जाना था कि कैसे मैंने 325 से 413 तक अपने GS मेंस में मार्क्स इंप्रूव किए थे और कैसे वैल्यू एडिशन का यूज़ करके हम अपने मेंस के आंसर को एनरिच कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी बातचीत हुई थी। अब आगे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कैसे मेंस बूस्टर सीरीज का उपयोग करके और QEP कंटेंट का उपयोग करके अपने नोट्स को और हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अपने मेंस के मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले सेशन में बात करेंगे। अब अगर सेशन की शुरुआत अगर हिंदी मीडियम की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करें कि हिंदी मीडियम में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि क्वालिटी कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कंटेंट बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है लेकिन क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि 2 साल GS का फाउंडेशन करने के पश्चात भी हम इस स्थिति में नहीं रह पाते कि जो हमारे पास जो नोट्स है, हमने जो नोट्स बनाए हैं, क्या वो उस अप टू द मार्क लेवल पे हैं जिनका उपयोग करके हम 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं या 450 तक जा सकते हैं। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो मेरा सीधा सा आंसर होगा कि नहीं। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, जो प्रॉब्लम एक आम हिंदी मीडियम विद्यार्थी के सामने आती है, वो यही है कि ये जो हमारा कंटेंट है वो अप टू द मार्क नहीं है। इसी कंटेंट की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए द IAS हब टीम ने मेंस बूस्टर सीरीज और QEP बुकलेट्स हमारे सामने लेके आए हैं और इनके बारे में हम अभी विस्तार से बातचीत करेंगे। अब अगर मैं मेंस बूस्टर सीरीज की बात करूं तो मेंस बूस्टर सीरीज सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस की एक एक थीम पर फोकस किया गया है इसमें, और सिलेबस की एक एक थीम को बड़े ही विस्तार से और सही ढंग से जो अच्छी रेलेवेंट डेफिनेशन हो सकती है, अच्छे डायग्राम हो सकते हैं, उनका उपयोग करके ये बुकलेट बनाई गई है। अब अगर मैं इसी एक बुकलेट की बात करूं जो इंडियन सोसाइटी पे है और उसका एक टॉपिक जो कि सिलेबस से सीधा है, भूमंडलीकरण। तो अब इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिए गए हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, सीमाहीन विश्व, वैश्विक गांव, वैश्विक नागरिक, 3PS प्लस S। इस टाइप के कीवर्ड हैं जो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपके आंसर को एनरिच करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अब इस टॉपिक की शुरुआत में सबसे पहले भूमंडलीकरण की एक डेफिनेशन दे दी गई है। बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल गई है जिसको आप सीधा अपने आंसर में यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड एक डायग्राम। अब ये डायग्राम इसको चाहो तो आप सीधे डायरेक्ट या कुछ इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपने आंसर में इसे शामिल कर सकते हो, या फिर जब आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो इसको यहाँ से पिक करके और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। इस बुकलेट के अंतर्गत आप देखेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इन सबको बड़े ही विस्तार से और बड़े ही कंसाइज रूप से जितनी डिटेल की आवश्यकता है उतनी दी गई है, और यह भी ध्यान रखा गया है कि कम से कम शब्द हो, और उसके साथ साथ एक एक डायमेंशन की महिलाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हो सकता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और इसको एक टेबल फॉर्म पे दे दिया गया है। इससे एक तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए भी ये सुलभ हो जाएगा, और दूसरा जब आप इसको सीधा आंसर में यूज कर रहे हो, कई बार ये होता है कि मेंस के बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है और खुद के नोट्स जब प्रिपेयर नहीं है तो उस समय आप इन बुकलेट्स को सीधा यूज कर सकते हो। तो ये वैश्विक भूमंडलीकरण के अलग अलग डायमेंशन है, उनमें से अगला डायमेंशन है कि परिवार पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हो रहा है। उसी प्रकार आप देखोगे कि आगे समाज के अन्य वर्गों पर क्या क्या प्रभाव रहे हैं। ये उस प्रकार की थीम है जो आपको PYQ में सीधा रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर इसी ही टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं PYQ की बात करूं
तो आप देख सकते हैं कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2018 में कि भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए और उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। ये इस प्रकार की थीम है जो हर साल यूपीएससी में कहीं ना कहीं रिपीट होती है। जैसे ये वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो ये इस प्रकार की थीम्स हैं, इस प्रकार के पीवाईक्यू है जो हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर का कंटेंट आप इस बुकलेट में बड़े ही सहज ढंग से आप देख सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं आगे बात करूं GS2 से रिलेटेड MBS बुकलेट की, तो हम देखते हैं कि GS2 एक ऐसा पेपर है जो हिंदी मीडियम में एक काफी अच्छे अंक देने वाला पेपर है। मैं कई ऐसे टॉपर्स को जानता हूं या मेरे भी GS पेपर 2 में अच्छे मार्क्स आए हैं। जिस पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हमें उसमें मेहनत भी और ज्यादा करनी चाहिए ताकि उसमें मार्क्स अच्छे और आए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि GS पेपर 2 से रिलेटेड अगर हम पॉलिटी वाला सेक्शन देखें तो लक्ष्मीकांत के अलावा हमारे पास कोई किसी प्रकार का कंटेंट नहीं है, और गवर्नेंस जैसे ऐसे चैप्टर है जिनके लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई कंटेंट है नहीं क्लास नोट्स के अलावा। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ देख सकते हैं MBS बुक सीरीज में कि यहाँ पे हर एक टॉपिक का एक बड़े ही होलिस्टिक रूप से कि जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छी डेफिनेशन है, उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे डायग्राम है, उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है या इंडिया में उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं SSG जो कि GS पेपर 2 से लिंक होता है, तो SSG का एक जो पूरा चैप्टर है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि SSG को बहुत ही सिंपल ढंग से और कंसाइज रूप में SSG को डिस्क्राइब कर दिया गया है, और कुछ कीवर्ड्स जैसे जिसका उद्देश्य शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी और सतत विकास, ये इस टाइप की लाइन है जो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है, एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर डालती है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अब SSG से रिलेटेड क्या क्या डायमेंशन और खुल सकते हैं वो उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। जैसे SSG के लाभ क्या क्या है या उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य से रिलेटेड एक अच्छा डायग्राम भी बना दिया गया है, और इस प्रकार के डायग्राम को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आप अपने आंसर शीट में सीधा इनका उपयोग कर सकते हैं, या नोट्स में इनको आप अपने नोट्स में सेल्फ नोट्स में भी इनको रख सकते हैं, ताकि जैसे ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इसका आप उपयोग कर सके। और इसके साथ साथ इसमें यह भी ध्यान रखा कि हर एक चैप्टर में सर ने बुकलेट के अंतर्गत वे फॉरवर्ड को बताया है। इस वे फॉरवर्ड के जो कीवर्ड्स है, कुछ थीम है, इनका उपयोग हम सीधा अपने आंसर के कंक्लूजन में कर सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अपने मार्क्स को इंक्रीज करेगा। अब इसी प्रकार की एक और बुकलेट है जो आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड है, जो हमारे GS3 पेपर से कनेक्ट होती है, और इसमें एक चैप्टर है आतंकवाद। अब आतंकवाद के चैप्टर से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो बहुत सी आतंकवाद से रिलेटेड डेफिनेशन है या कंटेंट बहुत अवेलेबल, लेकिन एक क्रिस्प और कंसाइज कंटेंट हो, इस पे पूरे अच्छे से इस बुकलेट में ध्यान रखा गया है। और इसमें हम देख सकते हैं कि आतंकवाद के टॉपिक की शुरुआत के साथ ही आतंकवाद को बहुत ही कंसाइज तरीके से डिफाइन कर दिया है, और उसके साथ आतंकवाद से रिलेटेड जो जो डायमेंशन हो सकते हैं, जो जो चीज़ें एग्जाम में संभावित रूप से पूछी जा सकती है, उस पर फोकस किया है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि आतंकवाद से रिलेटेड जो भी डायग्राम बन सकता है या उसके क्या क्या और डायमेंशन खुल सकते हैं, उसके क्या प्रकार हैं, साइबर आतंकवाद क्या है, नार्को आतंकवाद क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, और टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से आतंकवाद में चेंजेज आ रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें जो आजकल क्वेश्चन में सीधे रिफ्लेक्ट होती है, उनको इस बुकलेट में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और इसके साथ साथ तुरंत इसके साथ ही PYQ को भी ऐड कर दिया गया है, ताकि आप PYQ से प्रैक्टिस भी कर पाओ और क्वेश्चन को PYQ से लिंक कर पाओ। अभी हम बात कर रहे थे मेंस बूस्टर सीरीज पे, लेकिन अगर हम मेंस बूस्टर सीरीज या हमारे जो बेसिक नोट्स है उनका उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि इन सब से काम चलने वाला नहीं है। इनके साथ साथ आपको कुछ और भी मसाले के ऐड की ज़रूरत है, कुछ वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। मेंस बूस्टर सीरीज या फिर हमारे जो फाउंडेशन के बेसिक नोट्स है, मैं समझता हूँ उनसे हम 350 370 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टारगेट 400 प्लस या 450 तक है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ और वैल्यू एडिशन करें, उसमें कुछ और डायग्राम, ग्राफ, एग्जाम्पल एक्सेट्रा का यूज करें। उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है QEP बुकलेट्स, जिसके बारे में अगर हम देखें तो हिंदी मीडियम में भी अब ये अवेलेबल हैं, और अलग अलग थीम पे अलग अलग बुकलेट अवेलेबल हैं। और इसी एक बुकलेट को मैं अगर डिटेल में बताऊं
तो यहाँ अगर मैं इस जीएस पेपर 3 से रिलेटेड इकोनॉमी की क्यूईपी बुकलेट के बारे में अगर चर्चा करूँ तो सबसे पहले इसमें थीम से रिलेटेड जितने भी 2013 के बाद से पीवाईक्यू आए हैं उनका अच्छे से विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। एक एक पीवाईक्यू के बारे में अच्छे से उसको एनालिसिस किया गया है, जो आपकी मेहनत को कहीं ना कहीं कम करते हैं। आपको खुद से एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, आप पीवाईक्यूज का यहाँ पे बड़े ही सही ढंग से एनालिसिस देके और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एनरिचमेंट के प्लान को बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इसमें आगे हर एक चैप्टर को और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डेटा उन सब का समावेशन आप इस बुकलेट में देख सकते हैं। तो अगर एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, किसी एक टॉपिक को हम उठा लेते हैं और अगर हम उसको अगर विस्तार से इस बुकलेट के माध्यम से देखें तो आप देख सकते हो कि बड़े ही क्रिस्प और कंसाइज तरीके से हर एक चैप्टर की जो वैल्यू एडिशन जो हो सकती है वो मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे एक चैप्टर है हमारे सामने 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, तो ये क्वेश्चन आप अलग अलग थीम में आप देख सकते हो, चाहे वो आपका ऐसे हो या फिर जीएस 3 से रिलेटेड हो, या ये इस टाइप के थीम है जो आप मल्टीपल पेपर्स में यूज कर सकते हो। तो अब अगर इसी एक थीम की हम बात करें तो सबसे पहले यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है इस थीम से रिलेटेड, उनको बहुत ही सही ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और उसके साथ ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, हम इस एक बात पे काफ़ी जोर दे रहे हैं शुरू से ही कि डायग्राम और एग्जाम्पल आपके वैल्यू एडिशन का कोर है। जितने अच्छे डायग्राम, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स आप अपने क्वेश्चन में करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। तो जैसे ही हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाने वाला एचडीआई इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट अपने आंसर की शुरुआत में या आंसर में एचडीआई इंडेक्स को शामिल करता है तो निश्चित रूप से उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक वैसे ही वर्ल्ड बैंक की क्या डेफिनेशन है डेवलपमेंट को लेकर या विकसित बनने को लेकर, तो वो यहाँ पे बताई गई है। और उसी के साथ साथ एक एक चीज का विश्लेषण किया गया है कि 2047 तक विकसित भारत की संभावना क्या क्या है। जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि सनराइज इंडस्ट्रीज एक विशेषता है। और उसी के साथ साथ अगर 3D का लाभ उठाए, अब ये 3D 4C इस प्रकार के कीवर्ड है जो आपके क्वेश्चन के आंसर में इंटरेस्ट पैदा करते हैं। तो 3D क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट, डेमोग्राफी, डिविडेंड और लोकतांत्रिक संस्थान, ये इस प्रकार के कीवर्ड है, ये इस प्रकार की अप्रोच है जो निश्चित रूप से आपको एक एवरेज आंसर से एक अच्छे आंसर की ओर बढ़ाते हैं। तो इस टाइप का कंटेंट आप इन क्यूईपी बुकलेट के माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड की चुनौतियां क्या क्या आ सकती है या क्या क्या संभावनाएं हैं या फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब आगे आने वाले हम पेज में देखेंगे कि कैसे वे फॉरवर्ड में अच्छे फॉर्मूलाज का उपयोग कर सकते हैं। एक अच्छे फॉर्मूलाज या अच्छे डायग्राम का उपयोग करके हम कैसे इसमें और ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये क्यूईपी बुकलेट इन सब में अपना रोल निभाती है। तो इस बुकलेट में अलग अलग चैप्टर को बड़े ही कंसाइज ढंग से बताया गया है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्यूईपी बुकलेट में मुख्यतः वैल्यू एडिशन का मटेरियल आपको मिलेगा। अगर आपको डिटेल मटेरियल चाहिए तो एमबीएस बुकलेट में मिलेगा, लेकिन क्यूईपी बुकलेट में जो भी वैल्यू एडिशन के लिए डेटा हो सकता है, फैक्ट हो सकता है या फॉर्मूला हो सकता है, उसका जिक्र आपको क्यूईपी बुकलेट में मिलेगा। अगर इसी बुकलेट को हम आगे देखें तो अलग अलग चैप्टर को बड़े ही कंसाइज ढंग से बताया गया है। जैसे एक चैप्टर है भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो अब इससे रिलेटेड अच्छा फॉर्मूला क्या हो सकता है या इससे अच्छे जो ऑथेंटिक डेटा है वो क्या है, या फिर भारत सरकार इस पर क्या कर रही है या इंटरनेशनल इस पर क्या अप्रोच चल रही है, वो सारी चीज़ें आपको एज ए होलिस्टिक व्यू आपको इस बुकलेट में बहुत ही कंसाइज ढंग से मिलेगी। उसी प्रकार टेबल फॉर्मेट का यूज किया गया कि कैसे आप एक क्वेश्चन को टेबल फॉर्मेट से अप्रोच कर सकते हैं कम समय में और कितना अच्छे से विस्तार दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो हर एक, जैसे विदेश व्यापार नीति है 2023, इससे रिलेटेड क्या क्या डायमेंशन बन सकते हैं या किस तरह के फैक्ट, डेटा, डायग्राम इत्यादि बन सकते हैं, इस पे फोकस किया गया है। तो ठीक ऐसे ही अगर हम आगे इस बुकलेट में देखें तो बड़े ही अच्छे डायग्राम्स आपको सीधे रेडीमेड मिल जाएंगे। इन रेडीमेड डायग्राम का उपयोग आप सीधे अपने नोट्स में और अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे साधारण से सुप्रसिद्ध तक की यात्रा, जीडीपी रैंक तथा ग्रोथ रेट और फ्रेजाइल 5 से, अब इस पे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा कि फ्रेजाइल 5 से टॉप 5, ये इस प्रकार के कीवर्ड है जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं, एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको नंबर दें वो।
और ये इस टाइप की स्ट्रेटेजी रहती है टॉपर्स की कि कीवर्ड यूज करके आप निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि दूसरे कंपटीटर से आगे निकल जाते हैं। तो अब इससे रिलेटेड डायग्राम कैसे बनाया गया है कि 5th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के बेस पे, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी के बेस पे, और जो ग्रोथ रेट है, यानी इतने सारे डेटा आपके एक ही डायग्राम में आ गए। जिस डेटा को आपको बताने के लिए 60 से ज्यादा वर्ड खर्च करने की आवश्यकता थी, उसको आपने महज एक छोटी सी जगह एक डायग्राम में बता दिया। तो ये स्ट्रेटेजी मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपको समय को भी बचाएगी और उसके साथ साथ आपके आंसर को अच्छा बनाएगी, और उसके साथ आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेहतर बनाएगी। ठीक वैसे ही अगर हम कुछ और फॉर्मूला के बारे में, कुछ और डायग्राम के बारे में अगर हम देखें, तो इसमें बड़े ही अच्छे और कंसाइज तरीके से बताया गया कि कैसे संचय से संपूर्णता की ओर, घरेलू बचत, संचय से सत्ता की ओर। आप इस वर्ड के थीम को पकड़िए, संचय से सत्ता, यानी कि से स मिलाया जा रहा है, यानी कि एक राइम मिलाने की कोशिश की जा रही है। और ये इस प्रकार का इनोवेशन, इस प्रकार के इनोवेटिव कीवर्ड्स निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आपको दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले आपको आगे रखेंगे। और इसके साथ साथ आप इस प्रकार के डायग्राम यहाँ से भी कुछ कॉपी कर सकते हैं, और आगे आप खुद डेटा, फैक्ट इत्यादि देख के आप खुद अपने स्तर पर कुछ अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आगे यहाँ पे कुछ और डायग्राम दिए गए हैं और कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जिन फैक्ट का उपयोग करके आप खुद डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस वाली फैक्ट शीट के आधार पर मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जीवीए में क्षेत्रीय भागीदारी, तो कृषि की 16%, इंडस्ट्री की, तो आप इस प्रकार का एक वेन डायग्राम बना सकते हैं कि कृषि की 16 कृषि, और उद्योग की 30 उद्योग, और सेवाएं 55% सेवा। तो इस प्रकार के डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आपने एक बार खुद से प्रैक्टिस कर रखी है तो रियल एग्जाम में आपको आसानी होगी डायग्राम बनाने में। और इसी तरह हम आगे अगर हम देखें तो इस बुकलेट में कुछ और वैल्यू एडिशन की जो संभावनाएं बन सकती है, उन सब वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है। फैक्ट है इंपॉर्टेंट, ये अलग अलग ऑथेंटिक फैक्ट है जिनका उपयोग हम सीधे आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जितने भी फैक्ट हैं वो सारे ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। जैसे अगर मुद्रास्फीति की अगर हम कुछ बात करते हैं तो ये मॉस्पीज से हमने लिया है, या फिर हमने अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं तो मूडीज या फिर S&P जैसी ग्लोबल रेटिंग संस्थाएं हैं, हम उनका जिक्र करेंगे। क्योंकि अगर हम ऑथेंटिक सोर्स का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एग्जामिनर के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि जो इस स्टूडेंट ने ऑथेंटिक सोर्सों को पढ़ा है, उसके बारे में ध्यान दिया है, तो ये आपके मार्क्स को मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं एनरिच करेंगे। और इसके साथ साथ जो इसका एक अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि थीम का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कि किस तरह थीम का उपयोग हम अपने आंसर को एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे वोकल फॉर लोकल, स्थानीय बनाओ वैश्विक बनो, नौकरशाही की जड़ता, राजकोषीय अपव्यय, ब्रिटिश राज से अरबपति राज की ओर, ये इस प्रकार के कीवर्ड हैं जो निश्चित रूप से आपको दूसरे कंपटीटर से कहीं अधिक अलग बना देते हैं। आपकी कॉपी एक अलग से, आपका आंसर अलग से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपने कीवर्ड पे फोकस किया है, आपने फॉर्मूलाज पे फोकस किया है, आपने डायग्राम्स पे फोकस किया है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो क्लासिक स्टडी चली आ रही थी कि लैंग्वेज बनाने में फोकस करो या फिर विदाउट डायग्राम या एग्जाम्पल हम लिख दो, उससे ये बिल्कुल हटकर स्ट्रेटेजी है। इसमें आप कीवर्ड का यूज कर रहे हो, डायग्राम्स बता रहे हो, इससे ये दिखाता है कि आपने अपने आंसर को काफी ज्यादा इनोवेटिव बनाया है। और अगर आप इतना इस पे फोकस करोगे कि निश्चित रूप से एग्जामिनर भी फोकस करेगा और एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स इसमें रिवॉर्ड करेगा। इसी तरह आप अलग अलग कीवर्ड देख सकते हो। जैसे एक इस पे फोकस मैं करना चाहूंगा कि जैसे सफलता के द्वीपों से समृद्धि के व्यापक प्रसार तक, तो ये इस प्रकार की कीवर्ड को अपने आंसर में यूज करके आप निश्चित रूप से अपने आंसर को दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले कहीं अधिक अच्छा और कहीं अधिक जिसमें मार्क्स आ सके वैसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें प्रो क्रोनी से प्रो बिजनेस दृष्टिकोण, फ्रेजाइल 5 से फर्स्ट 5 अर्थव्यवस्थाओं को, और अब इस टाइप के शब्द हैं, अगर आप इनको अपने आंसर में यूज करते हो तो निश्चित रूप से आपके खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ मैंने अच्छे आंसर राइटिंग की है। ठीक वैसे ही अगर हम इसके आगे आने वाले पार्ट का और विस्तार से इसको अगर हम जाने, अब यहाँ पे कुछ खाली स्पेस छोड़ दिया गया है जहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो।
इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं समझता हूँ फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो बहुत ही कम शब्द में आपकी बात को कह सकते हैं। वे फॉरवर्ड में इस प्रकार के आप फॉर्मूलाज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्लस ट्रिनिटी, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टेम्परामेंट को जोड़ के कैसे हम विजन 2025 के लिए भारत का रूपांतरण कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हो कि इन वापस कीवर्ड की को आप अपने शब्दों में अपने सुविधा के अनुसार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे आप केस स्टडी और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको मैप के जरिए रिवाइज कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो रेडीमेड मटेरियल है उनका उपयोग भी आप सीधे कर सकते हो। जैसे इसमें इस मैप में भारत के अलग अलग जगहों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, फॉर एग्जांपल सिक्किम में इको टूरिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस है उसको बताया गया है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप सीधे अपने आंसर में यूज कर सकते हो। और ये मैं समझता हूं कि यही वो कुछ वैल्यू एडिशन के पार्ट है जो आपके आंसर को एक जनरल आंसर से एक स्पेशल आंसर की ओर बढ़ाता है। अगर हम इसी तरीके से देखें तो इसके आगे आने वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भाषणों से जो अच्छे वर्ड मिलते हैं। निश्चित रूप से हम सभी भाषणों को खुद से नहीं सुन सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब खुद से सुनने बैठे, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े ही कंसाइज रूप में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं इन स्पीच से, उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। और इन कीवर्ड का न केवल जिक्र है बल्कि इन कीवर्ड को कैसे इनोवेटिव तरीके से अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ही भाषण से फॉर्मूला बनाया गया है कि गति प्लस शक्ति प्लस समन्वय प्लस योजना समग्र विकास। यानी कि अगर आप समग्र विकास पे किसी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो इस प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग करके आप अपनी बात बहुत ही कम शब्द में भी बोल सकते हो और उसको थोड़ा सा डिफरेंट भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड अगर कुछ लिखना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, नियत प्लस समावेशन प्लस निवेश प्लस अवसंरचना प्लस नवाचार इज इक्वल टू आत्मनिर्भर भारत। यानी कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के ये पिलर्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें और इस बुकलेट में आगे हम विस्तार से देखें तो हमें कुछ अच्छे फैक्ट हैं जो रिपोर्ट, सूचकांक इत्यादि वो सब एक जगह पे होलिस्टिक रूप में मिल सकते हैं। तो इसी तरह ये बुकलेट को मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा जहां से आप इस पूरी बुकलेट को देख सकते हो। तो ये इस तरह ये एक GS3 पेपर से रिलेटेड बुकलेट थी जिसका हमने यहाँ विस्तार से देखा और इस प्रकार का कंटेंट आप यूज करके निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप अपने मेंस के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी तक हमने ये जाना कि मेंस बूस्टर सीरीज और QEP सीरीज का उपयोग करके कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो और किस तरह आप अच्छे नोट्स बना सकते हो। उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह मैंने अपने नोट्स बनाए, किस तरह मैंने अपने नोट्स बना के और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। उसका एक एग्जाम्पल मैं ये आपको बताऊँगा। यहाँ पे जैसे SSG से रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए हैं तो इसमें आप ये देख सकते हो कि जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं SSG से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे शुरू में ही SSG की एक सिंपल सी कंसाइज डेफिनेशन लिख दी नाबार्ड के अकॉर्डिंग और फिर एक डायग्राम बनाया है जैसे महिला सशक्तिकरण, निर्धनता उन्मूलन और वित्तीय समावेशन, यानी SSG का क्या क्या योगदान हो सकता है वो इस डायग्राम में बताने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ SSG की क्या विशेषताएं हो सकती है या इससे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम GS3 का पेपर लिख रहे हैं या GS2 का लिख रहे हैं तो डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो डेटा को इंपॉर्टेंट डेटा को लिख दिया है और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट समिति हो सकती है या फिर कुछ अच्छे डायग्राम हो सकते हैं जैसे SSG प्लस MFI मिलके रोजगार व आजीविका प्रदान करते हैं और इससे क्या होता है, गरीबी निवारण होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल को आप निश्चित रूप से अगर यूज करोगे, इस प्रकार के फॉर्मूला का आप यूज करोगे, इस प्रकार के डायग्राम को आप यूज करोगे तो निश्चित रूप से ये आपके नोट सीधे सीधे आपके अगर आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होते हैं तो एक तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा आपके जो आंसर राइटिंग स्किल है वो भी इंप्रूव होगी। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि जो भी प्रमुख मॉडल हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम SSG से रिलेटेड मॉडल की बात करें तो जो केरल का कुदुमसिरी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र का मावी मॉडल है, ठीक वैसे ही बिहार का जीविका मॉडल है। तो इस टाइप के जो इंडिया के इंपॉर्टेंट मॉडल है उसके साथ साथ आप कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट मॉडल भी आप लिख सकते हो और उसको क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आप यूज कर सकते हो। ठीक वैसे ही आप आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये अपने सिलेबस की एक इंपॉर्टेंट थीम है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्रिस्प नोट या कंसाइज नोट्स बनाए जा सकते हैं और इसके साथ साथ क्या क्या अच्छे एग्जाम्पल या क्या क्या जो
प्रैक्टिसेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोशल ऑडिटिंग की, तो आंध्रा का एक SSSAAT मॉडल है, ठीक वैसे ही मेघालय का मॉडल है। तो इस प्रकार के मॉडल, इस प्रकार के डायग्राम, फॉर्मूला इत्यादि का जिक्र करके मैं समझता हूँ कि आप अपने आंसर को काफ़ी एनरिच कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप नोट्स मेकिंग में भी QEP और MBS जो बुकलेट सीरीज है इनका यूज कर सकते हो। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम MBS जो बुकलेट सीरीज है, वो QEP बुकलेट सीरीज है, उनका उपयोग करके हम कैसे अच्छे नोट्स बना सकते हैं, या उनके कंटेंट का यूज करके हम कैसे अपने मेंस के आंसर को एनरिच कर सकते हैं। उसी QEP बुकलेट से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है, जो उसमें कंटेंट है, या जो क्वेश्चन राइटिंग की जो अप्रोच है, उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे एक PYQ से रिलेटेड आंसर की बुकलेट आई है, जिसको आप देख सकते हो कि कितने अच्छे ढंग से ये आंसर लिखे गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अलग एक अप्रोच है आंसर लिखने की। जो नॉर्मल जो क्लासिकल वे चलता है कि पैराग्राफ में लिखना या फिर विदाउट डायग्राम, विदाउट एग्जाम्पल लिखना, उससे ये हटकर और काफ़ी फॉर्मूलाज का यूज करके मैं समझता हूँ कि ये बुकलेट एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है जो आपको 450 प्लस तक लेके जा सकता है। अगर हम कुछ क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप देख सकते हो कि बड़े ही कंसाइज तरीके से, बड़े ही क्रिस्प तरीके से फैक्ट के साथ शुरुआत कर दी, और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूला का उपयोग। ये फॉर्मूला का उपयोग आप बहुत ही कम स्टूडेंट के आंसर में देखोगे कि इस टाइप का फॉर्मूले का उपयोग भी किया जा सकता है। जो इस क्वेश्चन को सबसे स्पेशल बनाती है कि हर एक कारण के साथ एग्जाम्पल का यूज किया गया है, और ये एग्जाम्पल का यूज निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके आंसर को कहीं ना कहीं दूसरे आंसर से काफी ज्यादा एनरिच कर देती है, और यही वो रोड मैप है, यही वो ब्लूप्रिंट है जो मैं समझता हूँ कि 450 प्लस तक लेके जा सकता है। अगर इसी तरह हम देखें इस बुकलेट में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ है, उन सभी PYQ के आंसर इसी अप्रोच के साथ देने की कोशिश की गई है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही कंसाइज ढंग से और एक रेलेवेंट फैक्ट के साथ शुरुआत की गई, या एक अच्छी भूमिका बनाई गई, और उसके बाद में प्रत्येक कारणों पे जब चर्चा की गई तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया गया। और दूसरा आप देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि एक प्रॉपर गैप छोड़ा गया है, और उसके साथ साथ हर एक लाइन के साथ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ एक और जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो ये है कि वे फॉरवर्ड में, क्योंकि अब हमारे पास शब्द का काफ़ी अभाव है और जगह का भी अभाव है, और अगर हमें कम समय में और कम जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ अगर देनी है तो हम फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में। जैसे इस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड के लिए एक अच्छा फॉर्मूला बनाया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्लस जन आधारित वेदता प्लस संवैधानिक नैतिकता इज इक्वल टू संवैधानिक निर्माण, सुदृढ़ उत्तरदायित्व और संस्थागत मजबूती वाला भारत। जब एग्जामिनर भी देखेगा कि इस प्रकार की जो वे ऑफ राइटिंग है, वो निश्चित रूप से आप एग्जामिनर को भी बहुत ही कम कॉपीज में देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से अगर आप इस प्रकार के फॉर्मूला का उपयोग, इस प्रकार के डायग्राम का, इस प्रकार के एग्जाम्पल का उपयोग करेंगे तो आप, मैं समझता हूं कि 400 प्लस वाली कैटेगरी में इजीली अपने आप को बना पाओगे। इस बुकलेट को अगर हम एक बार जल्दी अगर देखें, हर एक क्वेश्चन की अप्रोच सेम है कि एक डायग्राम का उपयोग है, अच्छा सा गैप छोड़ा गया है, और हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक लाइन के साथ एग्जाम्पल दिया गया है, और प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर है, और उसके साथ साथ कंटेंट के स्तर पर भी काफ़ी काम मिला गया है। इस पूरी बुकलेट को मैं डिस्क्रिप्शन पे और अपने टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस प्रकार की क्वेश्चन राइटिंग की अप्रोच है वो आप भी अपना सकते हो। ये पूरी चर्चा MBS बुकलेट सीरीज, QEP बुकलेट सीरीज और उसके आधार पर नोट्स कैसे बनाए उनके बेस पे थी। लेकिन एक जो ज़रूरी बात मैं समझता हूँ वो ये है कि कोई भी कोचिंग का नोट्स हो या कहीं कोई भी मटेरियल हो, वो एक हेल्पिंग मटेरियल हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद अपने मेहनत से, अपने खुद दिमाग लगाकर कुछ अपनी वैल्यू एडिशन खुद से करनी पड़ेगी। हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट की राइटिंग अप्रोच अलग अलग है, और आपको ये फोकस करना है कि किस अप्रोच से या कौन से तरीके यूज करके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अंत में जो आपकी कोई भी मटेरियल हो, उससे एक लिमिट तक ही हेल्प हो सकती है। जो मेन हेल्प है वो आपको खुद अपने मेहनत से करनी होगी। थैंक यू सो मच।